Let's get KC Tyagiji. He's joining us live and he's taken out time to speak with us. He's the national spokesperson of the JDU. He's worked, remember, both with the Rajya Sabha and the Lok Sabha. And the question we are asking, is the INDA alliance already in cold storage? केसी त्यागी जी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे रिपब्लिक पे बात करने के लिए। सर, हम सब ने आपका आज इंटरव्यू देखा है, आपने बार बार और जनता दल यूनाइटेड ने भी बार बार कांग्रेस को चेताया है कि समय खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है भाजपा जो 24/7 इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है। अब बिफोर आई गो डाउन टू सर द डिटेल्स जो आपने कहा है, मुझे ये बताइए, क्या जनता दल यूनाइटेड अब ये ग्राउंड बना रही है कि INDA अलायंस से निकला जाएगा? क्या आप INDA अलायंस से वॉकआउट करने वाले हैं सर? नहीं, ये आपका दीप्ति जी बहुत ही एक तरफा और हमें मलाइन करने के लिए दिया गया वक्तव्य। हम जनता दल यू के जो हमारे नेता हैं और हम लोग काफ़ी, जब हम NDA से बाहर आए थे तभी से इस प्रयास में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई मजबूत और वैचारिक विकल्प बनना चाहिए। आपको याद होगा कि अब से 1 साल पहले ममता दीदी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश यादव जी गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी मोर्चा बनाने में लगे हुए थे। पिछले साल सितंबर के महीने में चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के साथ मैं भी उस सभा में था, जिसमें उन्होंने पहली बार घोषणा की थी कि तीसरा मोर्चा बीजेपी की मदद करने वाला होगा। हमें पहला मोर्चा बनाना है और कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई भी मोर्चा नहीं बन सकता। इसके हम फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। और 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद फिर पटना में मीटिंग हुई तो असंभव को संभव करने का काम भी दीप्ति जी हमने किया। जब खड़गे जी के बराबर में ममता दीदी बैठी, अखिलेश यादव जी बैठे और अरविंद केजरीवाल जी बैठे। इतना हमारा अफसोस जरूर है कि जो गति तेज होनी चाहिए थी उसकी रफ्तार बहुत कम है। अब 3 महीने से मुंबई के बाद भी कोई मीटिंग नहीं हो पाई थी, तो उसको लेकर के भी हमारी चिंताएं हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम रहे हैं, उनकी तैयारियां हमने देखी है, उनके काम करने का तरीका हमने देखा है। आज की तारीख में वो प्रचार और प्रसार में हमसे आगे हैं। हमारी संयुक्त सभाएं भी तय नहीं हुई हैं, मैनिफेस्टो तय नहीं हुआ है। एक चीज़ मैं ज़रूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि उनका नेता बड़े पद पर जाए। ये इच्छा हमारे भी कार्यकर्ताओं की है कि नीतीश कुमार जी बड़े पद पर जाएं, लेकिन मुंबई की बैठक में तय हो गया था कि अब एक संयुक्त चेहरा किसी का नहीं होगा। संयुक्त कार्यक्रम के तहत और संयुक्त नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। एक तो ये प्रचार प्रसार जो है हमारे विरोधियों का है कि जैसे जनता दल यू या नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए छटपटा रहे हैं और नहीं बनेंगे तो NDA में चले जाएंगे। ये उनके व्यक्तित्व को अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास है। भारत की राजनीति में दीप्ति जी आप एग्री करेंगे, 2-3-4 नेता हैं जिन पर किसी किस्म का कोई इल्जाम नहीं है, न ED का डर है, न CBI का है, न डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का है। तो केसी त्यागी जी सर, आपने जो भी कहा और नीतीश कुमार को लेकर वाकई में ये बात बहुत क्लियर है कि जो चार्जेस बाकी कई ऑपोजिशन नेताओं पे लगते हैं, नीतीश कुमार एक अकेले ऐसे नेता हैं जो ना ही सिर्फ भाजपा को जानते हैं, भाजपा को समझते हैं, उनकी राजनीतिक समझ कोई उसको सवाल नहीं उठाता है उसको लेकर, और जितना उनका एक्सपीरियंस है और जितनी उनकी राजनीतिक चतुराई है, तभी सबको लगता था कि शायद नीतीश कुमार ही वो बेस्ट चेहरा है जो नरेंद्र मोदी को टेक ऑन कर सकते हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि जब आप ये कहते हैं कि कांग्रेस इस समय कंफ्यूज्ड है, कांग्रेस अर्जेंसी नहीं दिखा रही है, कांग्रेस अपनी यात्रा पर निकल जाती है, वो डिसाइड करती है कि यात्रा करेगी, उसके बाद आप लोगों को बुलाया जाता है और आप कहते हैं कि इस तरह की यात्रा का क्या औचित्य है, तो आपको क्यों लगता है कि कांग्रेस इस समय नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है? आपको लगता है कि नीतीश कुमार को इग्नोर किया जा रहा है?
नहीं दीप्ति जी, मैंने नहीं कहा है। मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि भाजपा की जो बढ़ी हुई ताकत है या बढ़ा हुआ प्रचार प्रसार है, आज की तारीख में आवश्यकता इस बात की है कि हम जॉइंट रैलीज करें। एक भी जॉइंट रैली आज तक एक साल में नहीं हुई। अच्छा, ये प्रयास हमने इन 3 राज्यों के चुनाव में भी किया था, हम कामयाब नहीं हो पाए। और जॉइंट मैनिफेस्टो होना चाहिए। बीजेपी ने बूथ तक कमेटी बना रखी है, हमारी जानकारी में है, हमें भी इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और कांग्रेस बड़ी पार्टी और हम चाहते हैं ये और भी बड़ी बने। जितनी भी बड़ी कांग्रेस पार्टी बनेगी, जितनी भी एक्सेप्टेबिलिटी राहुल गांधी की होगी, वो इसी गठबंधन के काम आएगी। हम इसकी माँ हैं, और माँ जिस तरह से बच्चे को प्यार करती है, हमारा स्नेह भाव उस तरह का है। अब बहुत कम समय बचा है, फरवरी एंड में या मार्च के शुरू में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। दूसरा है, पदयात्रा का हम समर्थन करते हैं, इससे जनता के सवालों को समझने में नेता की मदद मिलती है। लेकिन यात्रा में जाने से पहले अगर ये कांग्रेस के बजाय इंडिया गठबंधन की यात्रा होती, हमारा ऐसा मानना है, तो ये ज्यादा व्यवहारिक होती और ज्यादा असर्टिव होती। इतना हम जरूर कहना चाहते हैं। त्यागी जी, नीतीश कुमार क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नजर आएंगे? बिहार में जब यात्रा गुजरेगी, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व अगर उनकी उपस्थिति चाहेगा, वो स्वयं भी और उनके साथी भी यात्रा में शामिल होंगे। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि बिहार का कार्यक्रम बनाते समय जेडीयू के और नीतीश कुमार जी को कॉन्फिडेंस में इसलिए लिए जाना चाहिए कि जो तारीखें उनको सूट करें। वो भी जन नेता हैं, रोज उनके कार्यक्रम रहते हैं। लिहाजा मैंने यही सवाल कहा था कि जिन राज्यों से यात्रा गुजर रही है, वहां के नेतृत्व को एडवांस में कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। केसी त्यागी जी, आप सर इतने सीनियर राजनेता हैं, आपने खुद बहुत सारे गठबंधन का आप हिस्सा भी रहे हैं, बहुत सारे गठबंधन बनाने में आपकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब मुझे ये बताइए कि आज के समय में जब राम मंदिर को लेकर इतनी चर्चा है और एक पूरा माहौल भी बन रहा है उसको लेकर, कांग्रेस को एक इनवाइट जाता है सर राम मंदिर को लेकर, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, आपको लगता है कि कांग्रेस को, नीतीश कुमार को, इंडिया दल के बाकी जो नेता हैं, उनको राम मंदिर के कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी में, प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए? इस पर भी मैं अपनी पार्टी का और अपने नेता का रुख स्पष्ट करना चाहता हूं। राम हमारे आराध्य हैं, हमारी संस्कृति में उनका पूजा का स्थान है। हमारे जो आदर्श नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने राम, कृष्ण और शिव पर एक किताब लिखी है, और दूसरी किताब लिखी है उनकी रामायण मेले आयोजित किए जाने चाहिए। राम कृष्ण से और शिव से भी भिन्न है। कृष्ण के पास और शिव के पास अलौकिक शक्ति है, लेकिन ब्रज में भी जयराम जी की होती है, अयोध्या में भी जयराम जी की होती है। वो इस नाते मर्यादा पुरुषोत्तम है कि जिन राज्यों को जीतते हैं वो साम्राज्यवादी नहीं है, वहाँ उनको राज सौंप के जाते हैं, चाहे बाली हो की मृत्यु के बाद सुग्रीव को दिया हो, या रावण की मृत्यु के बाद उनके भाई को दिया हो। इसलिए वो उनकी विभिन्नता को देखते हुए समाजवादी आंदोलन ने उनको अपना पूर्वज माना है। किसी को भी इससे ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सच है कि इसका क्रेडिट कोई पॉलिटिकल पार्टी ना ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा को देख करके हम प्रसन्न हैं, लेकिन इसके न्योतों में भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी को अभी कोई निमंत्रण नहीं मिला है। अगर निमंत्रण मिलेगा वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन कोई भी नकारात्मक टिप्पणी करने से सभी दलों के नेताओं को परहेज करना चाहिए, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने में बहुत माहिर है। सर, आपका इशारा क्या तेजस्वी यादव की तरफ है, जिन्होंने कहा था कि अस्पताल बनेगा तो बेहतर होगा, राम मंदिर से किसी को क्या मिलता है? क्या तेजस्वी यादव ये बात समझ नहीं पा रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर इस समय देश में क्या माहौल है? जनता दल यू, इसके कार्यकर्ता, इसके नेता राम को अपना आराध्य मानते हैं, और हम इस तरह की कोई भी नकारात्मक टिप्पणी भगवान श्री राम के बारे में
या राम मंदिर की या राम जन्मभूमि की या प्राण प्रतिष्ठा के बारे में नहीं करनी चाहिए। ठीक है केसी त्यागी जी, आप बहुत नाप तोल के बोलते हैं सर वैसे भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि अब ये समय आ गया है कि जनता दल यूनाइटेड जो एक जननी है इस पूरे अलायंस की, जिसने वाकई में ये इंश्योर किया कि ऐसी पार्टीज जो सामने एक दूसरे को देखती नहीं है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा है, समाजवादी पार्टी, ये सब साथ में आए, लेकिन नीतीश कुमार की इस समय क्या वैल्यू है इस अलायंस में? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार का पद संयोजक यानी कन्वीनर से भी बहुत ऊपर बनता है इस अलायंस में सर? देखिए दीप्ति जी, हमें कष्ट होता है अब जो इसके फाउंडर हैं, जो इसके जनक हैं, जो इसके निर्माता हैं, उनके बारे में जब इस तरह का प्रचार होता है कि वो संयोजक बनना चाहते हैं, 15 दिन बाद बनेंगे, 10 दिन बाद बनेंगे, अमुक पार्टी विरोध में है, अमुक नेता विरोध में है, तो हमारा मन कष्ट होता है। इसलिए हम कह चुके हैं कि वो संयोजक से बड़े हैं। और दीप्ति जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने स्वीकार किया है कि अकेले नेता हैं, ईडी से ना डर है, सीबीआई से ना डर है, डिस्प्रपोर्शनेट एसिड का डर नहीं है, पीएमएलए नहीं है, एक भ्रष्टाचार का आरोप, वो अटल जी के मंत्रिमंडल में रहे 5-6 साल और 16-17 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, जात का, भ्रष्टाचार का किसी किस्म का आरोप नहीं है, वो संयोजक से बड़े हैं दीप्ति जी हमारे लिए। आपका भी धन्यवाद। और एक और चीज कहना चाहता हूँ, उनके विरोधी हैं मोदी जी, ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि देश में 3 अच्छे समाजवादी हैं, जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार, जिन पर कोई किस्म का कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे नेता को किसी पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है, वो खुद ही संयोजक हैं, खुद ही इसके आयोजक हैं और खुद ही इसके निर्माता हैं। ठीक है केसी त्यागी जी, संयोजक के ऊपर तो एक ही पद होता है, प्राइम मिनिस्टर का, प्रधानमंत्री का, वो पद कांग्रेस भी छोड़ने को तैयार नहीं है। और अच्छी बात यह है कि शायद जनता दल यूनाइटेड भी ये समझती है कि नीतीश कुमार इज डिजर्विंग टू बी एट दैट प्लेस सर। बट आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जिस तरह के वक्तव्य आई इंडिया अलायंस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, अब बहन जी कहती है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, वहां अधीर रंजन चौधरी कहते हैं बंगाल में प्रेसिडेंट्स रूल होना चाहिए ममता बनर्जी के खिलाफ, तो अगर आई इंडिया अलायंस आपस में लड़ता रहेगा सर, तो नरेंद्र मोदी को कैसे हराएगा 2024 में? नरेंद्र मोदी को नहीं, भाजपा को कैसे हराएंगे? यद्यपि नरेंद्र मोदी जी भी भाजपा के सिनेनमस हो गए हैं। एक तो मायावती जी, दीप्ति जी उसमें नहीं है, गठबंधन का हिस्सा, इसलिए उनकी टिप्पणी की बात नहीं है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी को चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए केंद्र सरकार से अपील नहीं करनी चाहिए। हम आर्टिकल 356 के विरोधी हैं। हमने जब जब भी कोई सरकार इस तरह से केंद्र के इशारे पे गिराई गई है उसका विरोध करते हैं। और बहुत हम आदरपूर्वक कांग्रेस के नेतृत्व से कहना चाहते हैं कि वो अधीर रंजन चौधरी जी के इस वक्तव्य से अपने आप को दूर करें। चाहे डीएमके हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आरजेडी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी और तीनों कम्युनिस्ट पार्टी, सब आर्टिकल 356 के मिसयूज के खिलाफ हैं। इसके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी है। लिहाजा ममता सरकार को बर्खास्त करने की मांग असंवैधानिक है। आपने बहुत सारी बड़ी बातें बोली है केसी त्यागी जी, लेकिन शायद और बहुत सारी बड़ी बातें जो आपने नहीं बोली वो इशारों ही इशारों में पूरे आई इंडिया अलायंस और बाकी घटक दल और शायद कांग्रेस को समझ जानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा सर? अब उस पर हमारी नजर रहेगी। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर द न्यूज मेकर ऑफ द डे देयर, केसी त्यागी ऑफ द जेडीयू। Not mincing his words, he does say the Congress has ensured that we continue to be very, very slow when it comes to the entire alliance.